Assalamu alaikum. So, dear students, welcome back for our next lecture on DNA extraction from plant tissues. तो अब हम इसका प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे कि डीएनए के लिए प्रोटोकॉल क्या है और कौन कौन से मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ये प्रोसीजर इसका क्या है डीएनए एक्सट्रैक्शन का. As you already know that DNA was first isolated by scientist Frederick Miescher in 1869. Then we may ask why we will need to extract डीएनए. डीएनए क्यों एक्सट्रैक्ट करना है आपने, उसकी ज़रूरत क्या है. तो एक्चुअली ये हर साइंटिस्ट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, उसके मुताबिक उसने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है. कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसकी सीक्वेंसिंग करवाना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर जीन को क्लोन करना चाहते हैं, आप प्लांट की जीनोटाइप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये कोई म्यूटेंट है, या ये कोई ट्रांसजेनिक है, या ये कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी है प्लांट की. फिर आप उसमें जेनेटिक वेरिएशन कंफर्म करना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं कि आपके पास 2, 4, 5, 10 जितने भी प्लांट्स हैं, क्या वो सारे के सारे प्लांट्स सिमिलर हैं या उनमें कुछ वेरिएशंस हैं एट जेनेटिक लेवल. तो उनको कंफर्म करने के लिए पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उस डीएनए पे एनालिसिस किए जाते हैं उनका मुख्तलिफ. अच्छा, अब इसके लिए आपको इक्विपमेंट कौन-कौन सा चाहिए होगा, मटेरियल्स कौन-कौन से चाहिए होंगे फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन. सबसे पहले तो माइक्रोपाइपेट्स हैं और टिप्स हैं. ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं माइक्रोपाइपेट्स की. 1000 एमएल, 1000 माइक्रोलीटर्स अगर आपने एक्सट्रैक्ट करने हो तो उसके लिए ब्लू टिप्स हैं. नॉर्मली येलो टिप्स होती हैं अप टू 200 माइक्रोलीटर्स वाली. और फिर 10 टू 20 या 2 टू 20, इवन 1 टू 20 माइक्रोलीटर्स पिक करने के लिए वाइट टिप्स भी चाहिए होती है माइक्रोपाइपेट्स की. फिर आपको चाहिए एपन-डॉफ ट्यूब्स, और नॉर्मली 1.5 ml एपन-डॉफ ट्यूब्स और 2 ml एपन-डॉफ ट्यूब्स डीएनए एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होती हैं. इसी तरह आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए. ये माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब मशीन है. इसी तरह एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब मशीन भी होती है. तो हमारे एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि हमें कंट्रोल्ड टेम्परेचर सेंट्रीफ्यूज मशीन की ज़रूरत पड़े. अदर ऑन द अदर हैंड ये वाली जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, ये भी यूज़ हो सकती है. आपको एक वॉटेक्स मिक्सचर चाहिए. ये एक मशीन है, इसमें आप जो ट्यूब जिसको भी आपने वॉटेक्स करना है उसको इस जगह पे रख के प्रेस करते हैं तो ये उसको मिक्स करना शुरू कर देता है, वॉटेक्स शुरू हो जाता है. आपको मोटर एंड पेसल चाहिए. प्लांट मटेरियल क्योंकि हार्ड टिश्यू होते हैं उसके अंदर, तो उनको आपने इसमें ग्राइंड करना है मोटर एंड पेसल में. इसी तरह आपको वेइंग बैलेंस चाहिए. वेइंग बैलेंस में आपने उसका बैलेंस वे करना है प्लांट मटेरियल का. तकरीबन 300 टू 200 मिलीग्राम आपको मटेरियल चाहिए होता है प्लांट का. इस तरह आपने हॉट वाटर बाथ आपको चाहिए, उसमें आपने उसको हीट करना है उसके प्रोसीजर को, डीएनए एक्सट्रैक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए. इसी तरह आपको लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए. लिक्विड नाइट्रोजन एक्चुअली जो प्लांट टिश्यूज हैं ये वेरी हार्ड टिश्यूज होते हैं, इनमें सेल वाल भी होती है. तो उनको ब्रेक करने के लिए, अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के लिए पहले उनको प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में. तो लिक्विड नाइट्रोजन बेसिकली दो काम करती है. एक तो ये जो इंजाइम्स हैं उनके रिएक्शन को रोक देती है, तो उसकी वजह से डीएनए डिग्रेड नहीं होता. मतलब काफ़ी सारे इंजाइम्स हैं जो डीएनए को डिग्रेड करते हैं. तो जैसे प्लांट मटेरियल को, लीव्स को लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं आप लोग, तो हर चीज़ फ्रीज हो जाती है, इंजाइम्स भी फ्रीज हो जाती है, कोई काम नहीं होता. फिर उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है तो सेल वॉल्स जो है वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं व्हेन दे आर इन फ्रोजन फॉर्म. तो लिक्विड नाइट्रोजन के दो काम हैं. एक तो ये कि एंजाइम एक्टिविटी को रोकता है, दूसरा ये ग्राइंडिंग के लिए हेल्पफुल है. अच्छा, ये कुछ रिएजेंट्स एंड बफर्स हैं जो इस प्रोसेस में आप लोगों ने यूज़ करने हैं. उसमें मैंने आपको शायद ये असाइनमेंट एक दी थी कि आपने कैलकुलेट करना है इसको. तो सबसे पहले सी टैब है. सी टैब आपने यूज़ करना है. अब सी टैब और NaCl जो है, ये इन दोनों का एक काम है कि ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये इनको रिमूव करते हैं. यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो प्लांट टिश्यूज हैं, एक तो उनके अंदर सेल वॉल है, फिर उसके अंदर ऑब्वियसली पॉलीसेकेराइड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, पॉलीफिनोल्स भी होंगे, ये कुछ कंपाउंड्स हैं. तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स और ये जो पॉलीफिनोल्स हैं, ये डीएनए एक्सट्रैक्शन को रोकते हैं या उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है. एनिमल टिश्यूज में इनकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्लांट टिश्यूज में पॉलीफिनोल्स एंड पॉलीसेकेराइड्स ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनको रिमूव करना ज़रूरी है. तो सी टैब का काम ये है कि इन्होंने उन पॉलीफिनोल्स को रिमूव करना है
जब आपने एक्सट्रैक्शन करनी है उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन आप लोगों ने यूज़ करनी है, वो मैंने डिस्कस कर लिया कि आप लोगों ने किस काम के लिए करनी है। फिर ट्रिस आप लोगों ने यूज़ करना है। ट्रिस का एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इसने पीएच को मेंटेन करना है। पीएच को जब मेंटेन करेंगे तो डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा आपका। इस तरह आप ईडीटीए है। अब ईडीटीए का काम ये है कि इसने जो मेटल आयंस होते हैं सोल्यूशन के अंदर, मेटल आयंस होंगे उनके साथ इसने बाइंड कर लेना है। तो जब मेटल आयंस बाइंड हो जाएंगे ईडीटीए के साथ, वो इंजाइम्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। मेटल आयंस एक्चुअली इंजाइम्स को चाहिए होते हैं अपना कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए या अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जब मेटल आयंस अवेलेबल नहीं होंगे तो वो इंजाइम्स अपना काम नहीं कर सकेंगे। एक काम मैंने बताया था कि जो डीएनए को डिग्रेड करने वाले इंजाइम्स हैं, ऑब्वियसली डीएनए डिग्रेडेशन का प्रोसेस या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा या वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह पीवीपी है। तो पीवीपी एक्चुअली जो है इसका काम ये है कि एक तो जो पॉलीफिनोल्स हैं इसकी बाइंडिंग को रोकता है डीएनए के साथ। ऑब्वियसली ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है डीएनए की डिग्रेड। एस्कॉर्बिक एसिड और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं और पॉलीफिनोल्स की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। तो एज ए रिजल्ट वो डीएनए के साथ अटैच नहीं होते और उसको डिग्रेड नहीं करते। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये दोनों डीएनए को प्रिवेंट करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिग्रेडेशन। अच्छा, ये हमने देख लिया ट्रिस जो ओरिजिटी है, ये पीएच को मेंटेन करने के लिए ये। अच्छा, सोडियम रोडिसाइल सल्फेट है, ये एसटीएस है, इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेल लाइसिस में इन्वॉल्व है, मतलब सेल जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करने में इन्वॉल्व है। ये हम कह सकते हैं कि ये एक डिटर्जेंट है। तो ऑब्वियसली ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है और सेल जो मटेरियल जो भी है वो सेल से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद एसीटेट्स हैं। एसीटेट्स एक्चुअली ये जो अल्कलाइन ग्रुप्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी पीएच को मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद इथेनॉल है और आइसोप्रोपेनॉल है। इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके इनकी वजह से डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, ट्यूब के अंदर एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा सारा। तो ये इनका कोई कुछ काम है इनके। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का एक काम और ये भी है कि ये प्रोटीन्स को कह लें कि डीनेचर करता है, डिस्ट्रॉय करता है प्रोटीन्स को, तो सिर्फ डीएनए उसके अंदर रह जाएगा। अच्छा, अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे तो पहले आपने मटेरियल कलेक्ट करना है। फ्रेश लीव्स कोशिश करें और कोशिश करें यंग लीव्स लें फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद उनको मोटर एंड पेसल में रख लें लीव्स को, उनके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन ऐड कर दें। लिक्विड नाइट्रोजन उसको फ्रीज कर देगी बिल्कुल, और जैसे हमने डिस्कस किया उसको ग्राइंडिंग उसकी ईजी हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल्स, उनकी ब्रेकेज आसान हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। अच्छा, उसको फिर आप ग्राइंड करें अंटिल आपके पास बिल्कुल एक फाइन सा ग्रीन कलर का पाउडर आपके पास आ जाए। अब इस ग्रीन कलर के पाउडर को आपने नेक्स्ट यूज करना है। तो उसमें से 0.3 ग्राम आपने वे करना है। वेइंग बैलेंस के ऊपर तकरीबन 300 मिलीग्राम से आप कह लें टिश्यू लेना है। उसको फिर आप 1.5 ml एपनडोफ में ट्रांसफर कर लें और उसके अंदर आप जो बफर है वो आपने ऐड कर देना है, सी टैप बफर जो है। तो वहाँ यहाँ हमने देखा था कि हमारे पास डिटर्जेंट्स थे, वो डिटर्जेंट ए सॉरी बफर जो थे, एक्सट्रैक्शन बफर ए था, बी था और टी बफर या अदर रीजेंट्स हैं। तो ए बी जो हैं इनको इकट्ठा बाज़ बात कर लिया जाता है, फिर इकट्ठा ही यूज़ कर लेते हैं। तो 300 माइक्रोलीटर बफर ए के ऐड करने हैं, 900 बी के करने हैं और 100 माइक्रोलीटर एस डी एस आप में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के लिए आपने वॉटेक्स यूज़ करना है। वॉटेक्स के ऊपर आप इसको लगाएंगे जब, तो वो शेक उसको करेगा, सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद उस ट्यूब को आपने हॉट वाटर बाथ में रख देना है एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद आप उसको रिमूव कर लें वहाँ से और उसको आइस में रख दें उस ट्यूब को। फिर उसके अंदर आपने तकरीबन 410 माइक्रोलीटर कोल्ड पोटाशियम एसीटेट आपने ऐड कर देना है। पोटाशियम एसीटेट ऐड करने के बाद उसको आपने मिक्स करना है।
इन्वर्जन का मतलब है कि ट्यूब को इन्वर्ट कर लें, फिर सीधा कर लें, इन्वर्ट कर लें, सीधा कर लें, और उसके बाद उसको दोबारा से आइस पे रख दें फॉर 3 मिनट्स। आफ्टर 3 मिनट्स आपने उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देना है, उसको ऐड कर दें उसमें, और 13,000 तकरीबन आरपीएम पे आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है फॉर 15 मिनट्स। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स में। तो ये जो प्रोटोकॉल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपने 15 मिनट के लिए उसको रखना है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास कंट्रोल टेम्परेचर सेंट्रीफ्यूज है तो आपने वो वाली सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करनी है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो आपके पास मटेरियल आएगा, उसमें से उसके दो पोर्शन बन जाएंगे। एक नीचे एक पोर्शन होगा डार्क ग्रीन कलर का, एक लाइट ग्रीन कलर का होगा ऊपर पोर्शन। तो उसको आपने रिमूव कर लेना, उसको सुपरनेटेंट कहते हैं। सुपरनेटेंट को जब आप रिमूव कर लेंगे, मतलब माइक्रो पाइपेट के जरिए इसको पिक कर लें। पिक करने के बाद एक नई 1.5 ml एपंड ऑफ ट्यूब में उसको ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा। फिर उसके अंदर आपने जो एब्सोलूट आइसोप्रोपानोल है वो ऐड कर देंगे। आइसोप्रोपानोल ऐड करने के बाद उसको इन्वर्जन के मतलब ट्यूब्स को इन्वर्ट करके और सीधा करके, इन्वर्ट करके सीधा करके 3-4 दफ़ा मिक्स करें। फिर उसको आप आइस के ऊपर रख दें फॉर 20 मिनट्स। फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, इवन -20 पे आप अगर भी रख सकते हैं इसको। तो थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर रख दें फॉर 20 मिनट्स। अगर ओवरनाइट रख देंगे तो वो भी काम कर सकता है। फिर आप उसके अंदर उसको सेंट्रीफ्यूज करें आप 10,000 आरपीएम पे फॉर 10 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेंट होगा, ऊपर वाला जो मटेरियल सारे का सारा वो आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो जब आप सारा मटेरियल रिमूव कर देंगे, नीचे आपके पास एक पैलेट टाइप एक मटेरियल रह जाएगा, उसको आपने रख लेना है। फिर उसके अंदर आपने 70% इथेनॉल ऐड कर देनी, 500 ml। तो कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल ट्यूब के साइड पे आप वो मटेरियल जो एथेनॉल है वो ऐड करें, ताकि वो इस पैलेट को डिस्टर्ब ना करे। तो जैसे ही इथेनॉल इसमें ऐड हो जाए, उसको आप दोबारा से आपने पिक कर लेना है इथेनॉल को पाइपेट के ज़रिए, और कोशिश ये करनी है कि ये जो पैलेट है ये डिस्ट्रॉय ना हो। एक दफ़ा वॉश कर लें, फिर दोबारा से इसको रिपीट करें। रिपीट का मतलब क्या है कि दोबारा से 500 माइक्रोलीटर इथेनॉल के ऐड करें, और ऐड करने के बाद उसको दोबारा से निकाल लें, ठीक है। पैलेट को डिस्टर्ब आपने नहीं करना। 2 दफ़ा रिपीट करने के बाद आप इसको ड्राई होने के लिए रख दें, कहीं भी लैमिनर फ्लो हुड में रख दें। तो लीड इसका ओपन कर दें, ताकि अगर कोई मटेरियल इसके अंदर रह गया है लिक्विड, मतलब इथेनॉल अगर रह गई है, वाटर रह गया, तो वो रिमूव हो जाए और आपके पास पैलेट बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाए। फिर इसके अंदर आपने 50 माइक्रोलीटर टीई बफर ऐड करना है। टीई बफर ऐड कर दें, या आपके अंदर इसके अंदर डबल डिस्टिल वाटर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लें। अगर आपने लंबे अरसे के लिए इसको स्टोर करना है, फिर आप इसमें टीई बफर ऐड कर दें। लेकिन अगर आपने इसको इमीडिएटली यूज़ करना है, फ़ौरन यूज़ करना है, तो फिर इसके अंदर टीई बफर की बजाय वाटर आप सिर्फ ऐड कर लें। पैलेट को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आप सेव कर सकते हैं एट -20, और या इसको आइस पे रख लें फॉर फर्दर यूज़। अच्छा, ये डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया। फिर आपने इसको कंफर्म करना है कि क्या आपने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है वो एक्सट्रैक्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ। उसके लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्नीक है, वो हम देखेंगे शायद इसी प्रैक्टिकल में। उसमें आपने 1% वेट बाय वॉल्यूम जेल एग्रोस जेल लेनी है। 1% का वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपने 1 ग्राम जेल लेनी है, ठीक है, एग्रोस जेल लेनी है आपने, और उसमें उसको 100 ml जो टीबीई बफर है 1x, उसके अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। उसको हीट कर लें, मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, फिर उसको टेम्पलेट में डाल के सॉलिडिफाई कर लें। फिर आपने क्या करना है कि 5 माइक्रोलीटर जो आपने डीएनए लिया था, अभी एक्सट्रैक्ट किया था, उसका 5 माइक्रोलीटर लेना है। उसके अंदर आपने लोडिंग डाई ऐड करनी है। उसके साथ डाई ऐड करने के बाद उसको इस जेल के ऊपर आपने लोड कर देना है, ठीक है। ये जो है ये स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। मार्कर डीएनए इनके साइज का हमें पता है। ये वाले जो डीएनए हमने अभी एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो आपके पास इस तरह समीयर की फॉर्म में डीएनए आ जाएंगे। तो मोस्टली यहाँ पे बड़े क्लियर बैंड्स भी बन जाते हैं जीनोमिक डीएनए के। तो दिस इज वन वे ऑफ कंफर्मेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। अभी फिलहाल यही याद रख लें कि डीएनए कंफर्म करना है तो उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, जेल पे लोड करें, और आपके को डीएनए समीयर्स की फॉर्म में नजर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मिड से अगर हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। थैंक यू।